हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी सेक्शन के आगे अगला टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निदेशक तत्व। ठीक है, आज हम इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। इससे हम टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, तो यह किस संविधान से लिया गया था? अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से लिया गया था यह? तो भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, वह अमेरिकी संविधान से लिया गया था। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी सिद्धांत। ठीक है, अमेरिकी संविधान से लिया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करें, अगर हमें दिया कितना गया था मौलिक अधिकार जब स्टार्ट प्रारंभिक में 7 अधिकार दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में लेकिन 6 है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो क्या हटा दिया गया है और कब हटाया गया, इसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों आधिकारिकता के अधीन, ठीक है, आधिकारिकता हो जाएगा यहाँ पे, आधिकारिकता के अधीन आता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन कौन सा चीज़ आता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के आधिकारिकता के अधीन आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, हमने जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 था। ठीक है, अब अगर हम 6 का नाम आपको बता दें, भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से 6 में से आपका 1 नंबर पे है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा में है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार में होगा कि जो भी राज्य और केंद्र में कानून है वो सबके लिए समान होगा। ठीक है, और 2 नंबर में आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अपने आज़ादी के अनुसार आपका अपने आज़ादी का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 नंबर में हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके खिलाफ शोषण हो रहा है तो आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध आप अपने जो भी लीगल चीज़ है, लीगल काम है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अपना अधिकार है आपका। 3 हो गया। 4 नंबर में है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 5 में हो जाएगा आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। 6 में आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप याद रखेंगे ये छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि कौन से अधिकार को या कौन से संविधान के किस भाग में या किस आर्टिकल को आपको ये कहा गया है बाबा साहेब द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो वह है अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। चलिए अब 6 जो आपका मौलिक अधिकार है वो आप याद रखेंगे, या कितने आर्टिकल से संबंधित है या हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिया गया है? भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3 में कहाँ दिया गया है? तो भाग 3 में दिया गया है जनता को मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के अंतर्गत जनता को जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत बताया गया है कि संघ उसका संघ के राज्यों का संघ होगा, भारत जो है वह एक राज्यों का संघ होगा, यह भाग 1 में बताया गया है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है, भाग 2 में नागरिकता जिसको सिटीजनशिप बोलते हैं भाग 2 में है। भाग 3 में तो आपको बता दिया कि मौलिक अधिकार है। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है जो हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो भाग 1 से लेकर 4 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। तो आप याद रखेंगे भाग 1 में राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, और भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के बारे में। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद या किस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ऐसा अधिकार दिया गया है जो कि अगर आपको आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। तो यह किस अनुच्छेद के तहत आपको दिया गया है? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था अनुच्छेद 32, जो कि संविधान हमने आपको बताया कि जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा इसे ही संविधान का आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन का मामला सीधे हाईकोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार और इससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसा कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कितने इसमें है, आर्टिकल में है, अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक अधिकार के 6ठे नंबर पे यही बताया था हमने आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की व्यवस्था नहीं की गई है? तो आपको बताना है, आपका ऑप्शन है ए परमादेश, बी प्रतिषेध, डी व्यादेश, सी व्यादेश, डी निषेध। नहीं सॉरी, ए व्यादेश, बी निषेध और सी में आपका दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको इसका? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। इसका ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय
एवं उच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रीटों 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। वे क्या क्या हैं? तो आप 5 प्रकार का याद रखेंगे। उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 नंबर में है परमादेश, ठीक है। 3 नंबर में है प्रतिषेध, 4 नंबर में है अधिकार परीक्षा, 5 नंबर में है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। आप 5 प्रकार की रेटें याद रखेंगे, चूँकि क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि संविधान में कितने प्रकार के या उच्चतम न्यायालय को कितने प्रकार के रीटें जारी करने का अधिकार है, वह 5 प्रकार के, ठीक है। अब इसको रीट किसको बोलते हैं, क्या है यह रीट, या कैसे लागू होता है, कैसे उच्चतम न्यायालय से मतलब क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय किस तरह से इसे जारी करते हैं, इसे हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे, चूँकि यह अलग टॉपिक है। तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 5 प्रकार के रेटें उच्चतम न्यायालय को जारी करने का अधिकार है। वह 5 प्रकार के क्या है जो आपको हमने आपको नाम बता दिया। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटों को जारी की जा सकती है? तभी हमने आपको क्या बताया, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीटें जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? जीवन का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसी अधिकार है, किस तरह का यह है अधिकार है? तो यह आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के तहत व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का रक्षण, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता है, ठीक है। तो आपका मौलिक अधिकार, जीवन का जो भी अधिकार है वह मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में था लेकिन हटा दिया गया है? जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, शायद 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि आपको जो प्रारंभिक मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया था वह 7 अधिकार दिया गया था, लेकिन उनमें से एक को हटा दिया गया है। तो वह हटाया कब गया था? 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन 1978 को, ठीक है, 1978 को। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय के मोरारजी देसाई उस समय के प्रधानमंत्री या शायद प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, मोरारजी देसाई के समय, ठीक है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार उस समय अस्तित्व में थी, ठीक है। उसी समय जो यह संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब जो है वह 6 अधिकार, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा संविधान का दिल कहा जाता है? तो हमने आपको पहले बताया भी है कि किसको कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या धर्म का अधिकार को, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसे कहा जाता है संविधान का दिल? ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में है, मौलिक अधिकारों में आता है। याद रखेंगे आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो प्रेस समझ रहे होंगे आप, मीडिया जिसको बोलते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता या मीडिया को जो भी अधिकार है वह प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19A हो जाएगा, या 19A बोल सकते हैं, या 19(1), या हिंदी में 19 की क बोल सकते हैं। ठीक है, 19 क के अंतर्गत वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार में निहित है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया को जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। मीडिया क्या बोलते हैं, संविधान के 4th पिलर यानी चौथे स्तंभ भी माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। वह प्रेस को जो भी स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19A में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? आपका ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो कितने मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य के अध्याय में कुल 10 था पहले। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य एक जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, शायद इससे पहले जो नेक्स्ट वाला वीडियो है, पहला वीडियो पॉलिटी का, उसमें भी बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो ऐड किया गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य बनाया गया था, उसको ऐड करने के बाद 11 हो गया था। ठीक है, प्रारंभिक में यह भी 10 था, इसे एक जोड़ने के बाद 2002 में 11 कर दिया गया था। ठीक है, तो 11 मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, याद रखेंगे। चलिए इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो किए गए हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में 11 है, पहले 10 था, याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई है? तो मौलिक अधिकारों को जो है वह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किससे सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को, और A और B दोनों को। तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी संविधान के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट आधिकारिकता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 में जो रीट जारी करते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का जब हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने कोर्ट जा सकता है। तो कोर्ट जो है उसके रीट जारी करके उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है या इंसाफ देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा आपको बताना है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा यह निलंबित किया जा सकता है? एसएससी 2012 का CGL टायर 1 का आपका पेपर है। ठीक है, CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपने मर्जी से मतलब निलंबित नहीं किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, ठीक है, संसद के अधीन है, उस टाइम में ऐसा किया जा सकता है। तो आपको एक बात यहाँ से आप यह क्वेश्चन भी याद रखेंगे, यह भी याद रखेंगे, जो आपका ये अनुच्छेद 352 है, यह राष्ट्र के आपातकालीन से संबंधित है। इसकी यही आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है?
तो भारतीय संविधान के समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से लेके आपको 18 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिससे विधि के समक्ष सत्ता का विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 14 दिया हुआ है, समता का अधिकार, जो इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी राज्य में जो भी कानून व्यवस्था है वह सबके लिए समान या समता का अधिकार समान लागू होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू किया जाता है या भारतीय नागरिकों का अधिकार है? जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार जो है यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है, क्योंकि भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, जो कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ठीक है, में प्राप्त है। अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में दिया गया है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों का जो हितों की सुरक्षा है वह किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है, किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों का ऑप्शन ए 14, 19, 29, 32। तो संविधान के अनुच्छेद 29, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 में 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार का प्रावधान है, विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे आप यहाँ इसके ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी क्या है, 32, ऑप्शन अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समता या समानता का अधिकार है। इस तरह आपको सारे अनुच्छेदों का पता होना जरूरी है, वैसे सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ही ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं, जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत करता है? अस्पृश्यता समझ रहे हैं? बहुत से आदमी नहीं समझ रहे होंगे, बहुत से, तो हम इसको बता दें जिसको छुआछूत बोलते हैं, ठीक है, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन समझ सकते हैं। चलिए कौन सा अनुच्छेद आपका संविधान इससे अंतर्गत है? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है? कौन सा अनुच्छेद में आपको यह दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप के उसमें उपजी नियोगकर्ता को लागू करना अपराध माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा, ठीक है, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है, उसे कानून के द्वारा उसे सज़ा भी हो सकती है। इसी अनुच्छेद का अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 के अधीन, ठीक है, 1955 के अधिनियमित किया। 1976 में संशोधन के उपरांत अब यह सिविल अधिकार संशोधन 1955 के नाम से जाना जाता है। तो आप सीधा याद रखेंगे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। डायरेक्ट इतना कुछ नहीं लिख के आपको सीधा पूछ लिया जाएगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है समता का अधिकार जो है यह 14 से 18 तक है, यह तो मौलिक अधिकार में दिया गया है,
ठीक है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है दिया गया। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार तो यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है कि अगर आपके खिलाफ कोई शोषण हो रहा है या आपका शोषण किया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, यह आपको अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बात करें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिया हुआ है। ठीक है, बच कौन जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब हड़ताल का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, हड़ताल का अधिकार दिया गया है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है यह। ठीक है, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आपको मौलिक अधिकार के बारे में पूछा है तो लेकिन मौलिक अधिकार यह नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? क्या है राजनीतिक अधिकार? है कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार है? तो भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है जिसके तहत 18 वर्षीय वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान जो आपका ये था जजमेंट था बना भारत संघवाद 1997 के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना था बल्कि विधानसभा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना था। ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार जो है वह राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मत देने का अधिकार, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मत देने का अधिकार को राजनीतिक अधिकार माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग जो है वह वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतदान करने का अधिकार, जो कि जिसको हम वोटिंग बोलते हैं, वोट करने का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में शामिल राजनीति निदेशक तत्व सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया यह है? तो भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है राजनीति निदेशक सिद्धांत दिया हुआ है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा है। यह जो है यह संविधान के मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट समझते होंगे, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, यूएसए से, एक मिनट याद रखेंगे, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची यूएसए से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य नीति निदेशक तत्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था। ठीक है, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। आप इन सब सारे इसको याद रखेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड सारे फैक्टर को याद रखेंगे क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा गया था राज्य के नीति सिद्धांत, जो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो भारत के संविधान के किस भाग में जो है कि आपको भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कहा गया है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है संविधान के प्रस्तावना और मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और भारतीय संविधान की अनुसूची। तो कहाँ कही गई बात है यह? भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कहाँ कही गई है? आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के
तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जाएगा। तो अगर राज्य सरकार द्वारा राजनीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मानव अधिकार आयोग के पास, या इनमें से किसी के पास नहीं। तो जो कि राष्ट्रीय यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु यह नागरिक को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं है कि वह इसका उल्लंघन होने पर कहीं जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के पास नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 37 के द्वारा यह कहा गया है कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है तथा यह उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, इसे राज्य सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकार का एक संवैधानिक लक्ष्य दिया गया है कि जिन्हें राज्य सरकार पूरा किया जाता है या पूरा कराया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 37 में, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 37। ठीक है, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। अन्यथा अगर नहीं भी करते हैं तो इसे आप किसी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत से कौन सा भाग संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन में देख रहे हैं, भाग 3 आपका किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 का संबंध है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है, आप यह सब भी याद रखेंगे। तो भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है भाग 4। ठीक है, 1 से लेकर भाग 4 तक आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है क्या है? कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, या अर्ध परिवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, क्या है यह? तो जो संविधान में निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, यह जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जो कि जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यह किसी अदालतों द्वारा आप इसे परिवर्तनीय नहीं है। ठीक ना, यह एक संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। अगर नहीं किया जाता है तो आप इसे किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, यह किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 37 में ऐसा वर्णित है। ठीक है, यह कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अपरिवर्तनीय आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका पहला करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का आयोजन, या बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, या मजदूरों का संरक्षण, या उपरोक्त सभी। तो यह गांधीवादी दर्शन में कौन सा आधारित था? तो गांधीवादी दर्शन में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ग्राम पंचायतों का आयोजन था, यह गांधीवादी से संबंधित था। गांधीवादी इसमें 5 संबंधित था, जिसमें से आप 5 का नाम याद रख लेंगे। 1 नंबर में तो आपका यही हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, 2 नंबर में हो जाएगा ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। 3 नंबर में हो जाएगा मद्यपान। ठीक है, मद्यपान निषेध। ठीक है, मद्यपान निषेध। और अगला 4 नंबर में आपका हो जाएगा गोवध निषेध। ठीक है,
गोवध निषेध। 5 नंबर में हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, गांधी जी ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन समर्थक भी थे। चलिए आपका ऑप्शन ए सही है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस संशोधन गलत लिखा हुआ, आप यार बस इसको सुन लें। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की जो अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो कौन सा संविधान का ऐसा संशोधन था जो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को महत्वपूर्ण बना दिया? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां, 56वां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन जो था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है, 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में, ठीक है, 31 ग में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, आप याद रखेंगे। चलिए अब थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।